obviously. If you want to predict what is going to happen in the economy, तो do not see to these indicators, इसको तो आप मत देखना, right? देखो इसको ऐसे समझो, if you want to forecast the future state of the economy, if you want to know the future state of economy, कि फ्यूचर में इकोनॉमी कैसे जाएगी, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट? कि फ्यूचर स्टेट पता करना है तो कौन से इंडिकेटर पता करना, ये वाले फ्यूचर स्टेट। अगर आपको इकोनॉमी का करंट स्टेट पता करना है कि अभी इकोनॉमी कौन से फेज में है, बिजनेस साइकिल के कौन से स्टेट में है, तो फिर कौन से इंडिकेटर पे जाएंगे, इस वाले करंट स्टेट या करंट फेज ऑफ इकोनॉमी। एंड इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द पास्ट ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कौन से फेज, पास्ट में कौन से फेज में इकोनॉमी आई, ठीक है, तो वो आपको देखना है, तो फिर ये लैगिंग इंडिकेटर्स, पास्ट फेज, कौन से फेज में वो थी या कौन से फेज में वो, क्योंकि अगर ये इस वाले इंडिकेटर को आपने चेक किया और उससे अगर मालूम पड़ा ये इंडिकेटर आपको साइन दे रहा है बुलिश फेज की, तो ऑलरेडी इकोनॉमी बुलिश फेज में आ चुकी है, क्योंकि ये बुलिश बाद में होता है, इकोनॉमी पहले ही बुलिश हो जाती है। बुलिश बोलता हूँ मैं, सॉरी, एक्सपांशन फेज का ये साइन दे रहा है, तो ये बाद में एक्सपांड होता है, इकोनॉमी पहले ही एक्सपांड होना चालू हो जाती है। पहल ये बंद करो यार, आवाज़ हो रही है। तो इकोनॉमी ऑलरेडी क्या होती है, एक्सपांड होना चालू हो जाती है, राइट? तो ये लैगिंग इंडिकेटर। हाँ, लैगिंग इंडिकेटर का एक यूज़ हो सकता है, लैगिंग इंडिकेटर कंफर्मेशन दे सकता है। इफ़ यू हैव प्रेडिक्टेड दैट इकोनॉमी, आपने कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स पढ़े और कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स पढ़े और उससे आपने ये कंक्लूड किया कि इकोनॉमी एक्सपांशन फेज में है, तो आपके इस कंक्लूजन को कंफर्म करने के लिए यू कैन यूज़ लैगिंग इंडिकेटर। अगर ये लैगिंग इंडिकेटर भी बाद में एक्सपांड होते हैं, मतलब समझ जाओ आपका जो कंक्लूजन था विच यू मेड स्टडिंग द कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, वो कंक्लूजन सही था, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर उसको क्या कर रहे हैं, उसको कंफर्म कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लैगिंग इंडिकेटर एक सेकंड ओपिनियन बन सकता है, राइट? या ऐसा बोल सकते हो कि लीडिंग इंडिकेटर फर्स्ट ओपिनियन बन जाएंगे, इसके बेसिस पे आप फोरकास्ट करो इकोनॉमी को, एंड देन लुक फॉर द कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। अगर ये भी वही बता दें तो ये सेकंड ओपिनियन बन जाएंगे, तो ये इससे थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, जो इन्होंने बताया, प्रेडिक्ट किया था, वो एकदम सही निकला, और ये फिर थर्ड ओपिनियन बन जाएंगे, और ये तो कंफर्म ही कर देंगे एकदम 100%, उस पर मोहर लगा देंगे, यस इकोनॉमी हैज़ सेट इट्स पाथ ऑन एक्सपेंशन, ठीक है, सेट इट्स पाथ टुवर्ड्स एक्सपेंशन। बोलो क्लियर हुआ? अब जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, जब वो वैसा पूछेंगे कि अगर आपको फ्यूचर स्टेट को प्रेडिक्ट करना है तो कौन से इंडिकेटर को स्टडी करना, तो सर हमको तो समझ में ही आ गया, हम तो अभी आंसर कर देंगे लीडिंग, करंट, कोइंसिडेंट या लैगिंग। बट वो आपको ऑप्शन में लीडिंग इंडिकेटर नहीं देंगे, वो ऑप्शन में इंडिकेटर्स लिख के दे देंगे। तो आपको ये याद भी रखना है कौन सा इंडिकेटर लीडिंग है और कौन सा इंडिकेटर लैगिंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब बोल देंगे इफ़ यू वांट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर फेज ऑफ द इकोनॉमी, देन विच ऑफ द इंडिकेटर इज मोस्ट लाइकली टू बी कंसिडर्ड। मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्ट लाइकली टू बी कंसिडर्ड, तो उसमें एक दे देंगे वो बिल्डिंग परमिट्स दे देंगे, एक दे देंगे रियल पर्सनल इनकम दे देंगे, और एक दे देंगे रेशियो ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलमेंट डेट टू इनकम। तो ये तीन में से आपको चूज़ करना है कौन सा रेशियो। तो यू हैव टू रिमेंबर देयर कि जो बिल्डिंग परमिट्स, ये तो आपको याद हो जाएगा कि फ्यूचर स्टेट को प्रेडिक्ट करना है तो लीडिंग इंडिकेटर, बट इन तीनों में से कौन सा लीडिंग इंडिकेटर है ये आपको याद होना चाहिए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यू मस्ट रिमेंबर व्हाट आर द इंडिकेटर्स आर लीडिंग, व्हाट इंडिकेटर्स आर कोइंसिडेंट और व्हाट इंडिकेटर्स आर लैगिंग। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? चलो अब हम लीडिंग इंडिकेटर्स को पढ़ना चालू करते हैं एक एक करके। पहला होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट तो हमने कल स्टडी कर लिया था कि स्टॉक मार्केट जब ग्रो करता है तो वाई इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी के फिगर्स बाद में रिलीज़ होंगे, इकोनॉमी पे वो चीज़ें बाद में असर दिखाने लग जाएंगी, बट ये जो कंपनीज़ हैं इनके प्रॉफिट्स में पहले असर, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ स्लेव ऑफ प्रॉफिट्स।
स्टॉक मार्केट को प्रॉफिट देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ग्रो करना चालू कर देगा। और प्रॉफिट दिख रहे हैं, ये अर्ली साइंस होती है कि अगर कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रही हैं। अंडरस्टैंड, कभी आप बिजनेस न्यूज़ चैनल देखते हो तो उसमें ये बहुत फ्रीक्वेंटली है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स का क्या हाल है। इफ़ कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर ग्रोइंग, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी विल ग्रो। तो कॉर्पोरेट अर्निंग, छोटी छोटी कंपनी की अर्निंग, छोटी कंपनी आप बोलोगे रिलायंस छोटी कंपनी है, पूरी इकोनॉमी के साइज़ को देख के तो रिलायंस एक छोटी कंपनी है ना, माइक्रो यूनिट कंपेयर टू एंटायर इकोनॉमी। तो अगर रिलायंस TCS, इन्फोसिस, इन सब के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो दीज आर अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी या अर्ली साइंस ऑफ ग्रोथ, राइट, कि इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो करने वाली है अब। तो ये स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट तब बढ़ता है जब कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, अच्छे जो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट सीज़न जो आता है, रिज़ल्ट सीज़न जब आता है, जैसे अभी रिज़ल्ट सीज़न नहीं आ रहा है, ये क्वार्टर नहीं, अभी क्वार्टर ख़त्म होगा, ठीक है, जून क्वार्टर ख़त्म होगा, अप्रैल में जून, तो जून क्वार्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद जुलाई से अर्निंग सीज़न चालू हो जाएगा। तो जो अर्निंग सीज़न आता है जब कंपनीज अपने अर्निंग बताती है, तो अब तो खैर इंडिया की इकोनॉमी GDP ग्रो ही कर रही है, पर टर्निंग पॉइंट है। अगर मान लो अब अर्निंग सीजन में, अंडरस्टैंड दिस, ये जो अर्निंग सीजन है, टचवुड ऐसा ना हो, अर्निंग सीजन में अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स गिरने लग जाते हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स गिरने लग जाते हैं तो उसका असर सीधे स्टॉक मार्केट पे होगा तुरंत। आज कंपनीज प्रॉफिट बताएंगी, कल निफ्टी गिरने लग जाएगा, अगर प्रॉफिट अप टू द मार्क नहीं है तो वो गिरने लग जाएगा। एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर ऐसा हुआ, मतलब समझ जाओ कि इकोनॉमी क्या है, डाउनवर्ड स्पायरल में जा रही है, क्योंकि अब इसका इकोनॉमी पे वैसे देखने को मिलेगा, बिकॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर नॉट एबल टू ग्रो। ठीक है, क्लियर। फिर सेकंड, हाउसिंग प्राइसेस। अगर हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पीपल आर रेडी टू बाय हाउस। हाउसिंग मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, और हाउसिंग मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो ये अर्ली साइन है कि इकोनॉमी क्या करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। द सेलर्स आर पुटिंग अ हायर प्राइस बिकॉज दे आर इजीली फाइंडिंग बायर्स एट दैट प्राइस। तो हाउसिंग प्राइसेस अर्ली साइन है। और वैसे ही आप अगर इकोनॉमी देखो, रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, अगर इकोनॉमी डाउनवर्ड स्पाइरल में है, फिर अगर उसके बाद हाउसिंग प्राइसेस रिकवर हो रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी ने रिकवरी चालू कर दी है। इकोनॉमी अब रिकवरी चालू कर देगी, क्योंकि हाउसिंग प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पीपल आर रेडी टू बाय हाउस एट अ हायर प्राइस। उसी प्रकार जब इकोनॉमी पीक पे है और हाउसिंग प्राइसेस गिरना चालू हो जाते हैं, हाउसिंग प्राइसेस गिरना चालू हो जाते हैं, मतलब देयर इज़ लोअर डिमांड इन हाउसिंग सेक्टर। और अगर हाउसिंग सेक्टर में डिमांड कम है, अभी हमने हाउसिंग सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट ये पढ़ा था पिछली क्लासेस में, अगर हाउसिंग सेक्टर में डिमांड कम है तो इसका असर पूरी इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू एन नंबर ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल इन एनी इकोनॉमी। इंडिया में भी ऐसा ही है, इंडिया में भी हाउसिंग सेक्टर मिलियंस ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है। हाउसिंग सेक्टर से हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, क्योंकि इतना सारा इनपुट और रॉ मटेरियल हाउसिंग सेक्टर यूज़ करता है। तो अगर हाउसिंग सेक्टर के प्राइसेस गिर रहे हैं तो उसका असर सीमेंट इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री और फर्नीचर इंडस्ट्री, उन सब पे देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस व्हाई हाउसिंग सेक्टर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हाउसिंग सेक्टर, मतलब कंज्यूमर तमाम चीज़ें खरीदता है, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक। हवाई जहाज़ हर कंज्यूमर नहीं खरीदता, वो जेफ बेजोस ही खरीदता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और कोई नहीं खरीदता। तो सुई से लेके हवाई जहाज़ तक वी बाय एन नंबर ऑफ थिंग्स एज कंज्यूमर्स, बट हाउस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर आम कंज्यूमर खरीदता है। यू डोंट हैव टू बी जेफ बेजोस टू बाय अ हाउस, एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज यू वुड एवर मेक एज अ कंज्यूमर। एग्री और नॉट? दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज। अगर आप 50 लाख की कार खरीदते हो तो घर आप ज़रूर 2-2.5 करोड़ का खरीदोगे। अगर आप 1 करोड़ की कार खरीदते हो तो घर आप ज़रूर 4-5 करोड़ का खरीदोगे। अगर आप 10 लाख की कार खरीद रहे हो तो घर ज़रूर 50-60 लाख का खरीदोगे। और अगर आप साइकिल पे घूम रहे हो, कार ही नहीं खरीद रहे, आप 2-3 हज़ार की साइकिल पे घूम रहे हो, तो आप ज़रूर 2-3 लाख का घर खरीदोगे। डोंट यू एग्री? हाउस इज़ द बिगेस्ट एवर परचेज अ कंज्यूमर वुड मेक। तो अगर हाउसिंग प्राइसेस गिर रहे हैं, या मान लो इकोनॉमी रिसेशन में, डीप ट्रफ में है, और हाउसिंग प्राइसेस ने बढ़ना चालू कर दिया, इतना महंगा प्रोडक्ट, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी अब अपटर्न पे जाएगी, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर विल टेक एंटायर इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन। सिमिलरली इकोनॉमी पीक पे है, पीक पे हाउसिंग सेक्टर भी एकदम पीक पे, हाउसिंग प्राइसेस भी, और वहाँ से हाउसिंग प्राइसेस में फिर थोड़ा डिप देखने को मिल गया। तो ये जो स्लम्प आया हाउसिंग प्राइसेस में,
हाउसिंग मार्केट में, दिस स्लम्प विल एक्सपांड या विल स्प्रेड टू एंटायर इकोनॉमी, ये पूरी इकोनॉमी में स्प्रेड करेगा और इकोनॉमी फिर क्या करेगी, गिरेगी। तो अंडरस्टैंड हाउसिंग प्राइसेस वाई इंपॉर्टेंट, ये टर्निंग पॉइंट्स है। हाउसिंग प्राइसेस के पॉइंट टर्निंग पॉइंट्स आए तो इससे इकोनॉमी में टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। रिटेल सेल्स रिटेल सेल्स आपको पता है इंडिया में वी आर बिकॉज एग्रीरियन इकोनॉमी, तो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, एचयूएल वगैरह, इन कंपनी डाबर वगैरह, इन कंपनीज के प्रॉफिट्स देखते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि रिटेल सेल्स कितने एग्रीकल्चर मार्केट या रूरल इंडिया में कितनी सेल हुई है। तो रिटेल सेल्स हम जो ये कंजम्पशन करते हैं, नॉर्मल कंजम्पशन जो रिटेलर्स होते हैं, डीमार्ट एक रिटेलर और ये सब, तो ये रिटेल सेल्स अर्ली साइन से अगर रिटेल सेल्स बढ़ रही है मतलब लोगों का कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, उनकी कंजम्पशन हैबिट्स बढ़ रही हैं, क्योंकि जब ट्रफ में होते हैं तो ये कंजम्पशन हैबिट्स कम हो जाती हैं, हम अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स क्या करते हैं, कम करने लग जाते हैं, राइट। बट अगर हमने एक्सपेंसेस बढ़ाना चालू कर दिए, रिटेल सेल्स बढ़ने लग गई, इसका मतलब क्या हुई, अर्ली साइन से अब इकोनॉमी क्या हो रही है, इकोनॉमी अब धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर, ठीक है। रिटेल सेल्स फिर आता है इंटरेस्ट बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रेट, सॉरी इंटरेस्ट स्प्रेड बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रेट्स। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेट्स में कितना स्प्रेड है, देखो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेट का स्प्रेड मैं बताता हूँ कैसे। शॉर्ट टर्म रेट अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म रेट अलग होते हैं। हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, उसमें ये डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं अभी अंडरस्टैंड दिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा आई गेस, चलो यहीं पे देखा, ये बता देता हूँ। ये इन्वर्जन, यील्ड कर इन्वर्जन, कनाडा, देखो ये मैं बताता हूँ ये ग्राफ भी क्या है और ये मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डिफरेंस भी बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यील्ड कर्व, देखो कनाडा में, कनाडा का एग्जाम्पल लेता हूँ। कनाडा में इकोनॉमिस्ट ने ये नोटिस किया कि कैनेडियन गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, कैनेडियन गवर्नमेंट्स बॉन्ड, 2 ईयर जो बॉन्ड है कैनेडियन गवर्नमेंट का, उस पर जो यील्ड मिल रहा है, यील्ड मतलब रिटर्न, ठीक है, उस पर ये जो यील्ड मिल रहा है, उस पर जो यील्ड है वो है 3.81%। और 10 ईयर जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो यील्ड मिल रहा है वो है 2.80%। अंडरस्टैंड दिस। अब ये डिफरेंस देखो, ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड है तो उसको ST रेट बोलेंगे, शॉर्ट टर्म रेट, ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड है तो उसको LT रेट बोलेंगे, लॉन्ग टर्म रेट। तो शॉर्ट टर्म रेट कितने हैं, 3.81%, लॉन्ग टर्म रेट कितने हैं, 2.80%। जब मैं यील्ड कर बनाऊंगा, इसको यील्ड बोलते हैं। यील्ड अभी आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज नन ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी क्लास में किसी ने भी फिक्स्ड इनकम पढ़ानी है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी हम पढ़ेंगे तो ये यील्ड का मतलब समझ में आएगा। यील्ड मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब मैं इसका यील्ड कर बनाऊंगा, अंडरस्टैंड दिस, जब मैं इसका यील्ड कर बनाऊंगा कनाडा का, तो कनाडा का यील्ड कर ऐसा बनेगा, यहाँ पे नीचे मैच्योरिटी आ जाएगी 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ऐसे करके 10 ईयर आ जाएगा। ये नीचे ईयर्स है और ऊपर क्या है, वाई एक्सेस पे क्या है, यील्ड है, ठीक है ना। अब 2 ईयर का यील्ड कितना है, 3.81, तो यहाँ पे मैं एक डॉट बना देता हूँ, ये 3.81, ठीक है। और 10 ईयर का यील्ड कितना है, 10 ईयर का यील्ड है 2.81, यहाँ पे मैं 2.80, एक डॉट बना देता हूँ, एक डॉट यहाँ पे बना, एक डॉट यहाँ पे बना, दोनों को मिलाएंगे तो जो यील्ड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के बॉन्ड में इन्वेस्ट करो तो हाई रिटर्न मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो लो रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म का रिटर्न कम है, शॉर्ट टर्म का रिटर्न ज़्यादा है। इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इससे आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि गोइंग फॉरवर्ड इन द लॉन्ग रन कनाडा में जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरने वाले हैं। अब मुझे सच सच बताओ, इतना इकोनॉमिक्स सबने पढ़ा है 11th में 12th में, अगर सब कॉमर्स बैकग्राउंड से, मुझे सच सच बताओ, जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है तब इंटरेस्ट रेट गिरता है, या जब इकोनॉमी में एक्सपांशन आता है तब इंटरेस्ट रेट गिरता है? इंटरेस्ट रेट कब गिराती है सेंट्रल बैंक, और कब बढ़ाती है इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट कब गिराए जाते हैं, एट द टाइम ऑफ रिसेशन और एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन?
ड्यूरिंग रिसेशन, क्योंकि रिसेशन आ गया है तो रिसेशन से ओवरकम करने के लिए सेंट्रल बैंक्स क्या करती हैं, रेट गिराती हैं। अब शॉर्ट टर्म रेट जो है, ये जो रेट है ना 3.81 2.80, ये मार्केट ने डिटरमाइन किया, ये मार्केट डिटरमाइंड रेट है। तो मार्केट ने शॉर्ट टर्म रेट तो 3.81 डिसाइड किया, लेकिन लॉन्ग टर्म रेट 2.80 डिसाइड किया। मतलब मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड 10 ईयर्स डाउन द लाइन कैनेडियन इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 2.80 होगा, वे लोअर देन व्हाट इट विल बी आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब 2 साल बाद जो रेट होगा उससे कम रेट 3 साल बाद होगा, उससे कम रेट 4 साल बाद होगा, उससे कम 5 साल बाद, उससे कम 6 साल बाद। मतलब उनको ये लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड कैनेडियन इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट का पाथ होगा वो डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड पाथ तब होता है जब कोई इकोनॉमी रिसेशन में जाती है। इसका मतलब जो ट्रेडर्स हैं, जो बॉन्ड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कैनेडियन इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, और कैनेडियन इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। कई सारे वो जो आप कभी ये देखना, इतने सारे लोग माइग्रेशन इमिग्रेंट्स, इतने सारे इमिग्रेंट्स माइग्रेट कर देते हैं, कनाडा जाते हैं। तो बीच में ये सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था ये जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का जो यील्ड कर्व है, लॉन्ग टर्म यील्ड कर्व, वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब शॉर्ट टर्म रेट ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म रेट कम है। इट्स अ साइन ऑफ रिसेशन कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन रिसेशन आ जाएगा कनाडा में। एंड ये जो कर्व दिख रहा है ना आपके सामने, ये जो कर्व है, ये कर्व बेसिकली क्या है, ये डिफरेंस है बिटवीन शॉर्ट टर्म रेट एंड लॉन्ग टर्म रेट। ये देखो 10 ईयर के रेट और 2 ईयर के रेट में डिफरेंस है, और ये बीच में ज़ीरो है। मतलब अगर डिफरेंस ज़ीरो से ऊपर है तो ये तो अच्छा है कि 10 ईयर के रेट ज़्यादा है, 2 ईयर के रेट कम है। लेकिन जहाँ डिफरेंस ज़ीरो के बराबर आ जाए या ज़ीरो से कम आ जाए, मतलब वो ख़राब साइन है। अब यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी कि कनाडा यील्ड कर्व हैज़न्ट बीन दिस इन्वर्टेड सिंस 1990। 1990 में ऐसा हुआ था एक बार कनाडा में कि डिफरेंस इतना नेगेटिव था, 10 ईयर के यील्ड कम थे 2 ईयर के यील्ड से। 1990 के बाद इन द लास्ट 33 ईयर्स पहली बार ऐसा हुआ है कि कनाडा के जो डिफरेंस है वो -1% तक चले गए। ठीक है, तो ये क्या है, अभी तो रिसेशन आया ही नहीं है, लेकिन ये 10 साल पहले का अभी से ही प्रेडिक्ट कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस स्प्रेड ने, ये स्प्रेड इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि 10 साल बाद कनाडा की इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, क्योंकि 10 साल का जो यील्ड कर्व है वो 1% कम है 2 साल के यील्ड से। 10 साल का जो रिटर्न है, 10 साल का जो इंटरेस्ट है वो 2 साल के इंटरेस्ट से 1% कम है। तो इजंट इट प्रिडिक्टिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर? और वैसे ही अगर ये डिफरेंस बहुत पॉजिटिव हुआ तो सर यहाँ पे जैसे ये कितना पॉजिटिव है, 2.5%। मतलब 10 ईयर का जो यील्ड है -2 ईयर का मैं करूँ तो 2.5% आ रहा है पॉजिटिव। मतलब 10 साल का जो इंटरेस्ट है वो 2.5% हायर होगा 2 साल के इंटरेस्ट से। इसका मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड 10 ईयर डाउन द लाइन कनाडा की इकोनॉमी पीक करेगी, बूम पे रहेगी, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हायर होगा। तो ये देखो अपने आप क्या कर रहा है, लीडिंग इंडिकेटर प्रेडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक चीज़, आई डोंट थिंक कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता है तो क्या होता है। इस चैप्टर में तो एटलीस्ट नहीं आएगा, फिक्स्ड इनकम में भी नहीं आएगा। अभी जब आप लेवल 2 में जाओगे तो ये कंसेप्ट आप पढ़ोगे, बट ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। हो सकता है लेवल 1 के बाद ही आप कभी इंटरव्यू देने बैठो और कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले टेक्निकल, तो बेटर है कि आप ये इन्वर्जन ऑफ यील्ड कर्व समझ जाओ कि ये क्या होता है एंड व्हाई इट इज़ बेट। अभी भी यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे ना, इन्वर्जन इन कैनेडियन यील्ड कर्व, क्योंकि ये तो रिसेंट न्यूज़ है ना 2020 और 2024 का। ब्लूमबर्ग, देखो कल अपन ने ब्लूमबर्ग के बारे में पढ़ा था, ब्लूमबर्ग का ये ग्राफ है। तो आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, इससे रिलेटेड कोई, या गूगल करोगे तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इन्वर्जन ऑफ यील्ड कर्व बताता है कि रिसेशन होने वाला है, प्रेडिक्ट कर रहा है ये फ्यूचर को। और अगर ये इन्वर्जन नहीं है, इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यील्ड कर्व नीचे जा रहा है। जनरली जो यील्ड कर्व होता है वो ऊपर जाता है, बट इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता है, नीचे जाता है। मतलब शॉर्ट टर्म रेट ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म रेट कम है, तो इसका मतलब ये रिसेशन को प्रेडिक्ट कर रहा है। लेकिन अगर अपर स्लोपिंग यील्ड कर्व है, मतलब शॉर्ट टर्म रेट कम है और लॉन्ग टर्म रेट ज़्यादा है, मतलब ये बूम को प्रेडिक्ट कर रहा है। और अगर यील्ड कर्व फ्लैट है सर, यील्ड कर्व फ्लैट है, मतलब ये ना तो बूम को प्रेडिक्ट कर रहा है ना रिसेशन को प्रेडिक्ट कर रहा है। ये इसको लग रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्लैट रहेंगी, ना बढ़ेंगी ना गिरेंगी, ऐसे ही रहेंगी। आया समझ में? ये जैसे यहाँ पे ये 0% के आसपास है। ये 0% ये बताता है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट में। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गोइंग टू बी
फ्लैट। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, तो ये को लीडिंग इंडिकेटर हमने पढ़ लिया। फिर अगला आता है बिल्डिंग परमिट्स। बिल्डिंग परमिट्स मतलब जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं वो बिल्डिंग परमिट्स लेते हैं कि हमको ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। जितनी ज़्यादा बिल्डिंग परमिट्स वो ले रहे हैं, इसका मतलब दे सी अ हायर डिमांड इन द फ्यूचर। और अगर हाउसिंग सेक्टर में हायर डिमांड है, अगर उनको लग रहा है फ्यूचर में हायर डिमांड होने वाली, तभी तो बिल्डिंग परमिट ले रहे हैं। मतलब वो हाउसिंग सेक्टर अगर बूम पे जाएगा तो फिर इकोनॉमी को भी बूम पे ले जाएगा। जब इकोनॉमी ट्रफ पे होती है, एकदम बॉटम में होती है, रॉक बॉटम, जब इकोनॉमी रॉक बॉटम में होती है तो वहाँ पे बिल्डिंग परमिट्स एकदम लो होती हैं। फिर अगर बिल्डिंग परमिट्स जो ले रहे हैं बिल्डर्स, अगर वो बिल्डिंग परमिट्स बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब उनको लग रहा है कि इकोनॉमी में वो ऐसे ही थोड़ी बिल्डिंग परमिट्स बढ़ाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, उनकी ओल्ड इन्वेंट्री खत्म होती जा रही है, उन्होंने ऑलरेडी बिल्डिंग्स बना के रखी हैं, बट वो खत्म होती जा रही है, तो नए परमिट्स लेंगे। नए परमिट्स ले रहे हैं मतलब हाउसिंग सेक्टर जो है, हाउसिंग मार्केट जो है वो बढ़ने लग गया है, और हाउसिंग मार्केट बढ़ता है तो पूरी इकोनॉमी को ऊपर लेके चले जाता है, राइट। वैसे ही अगर इकोनॉमी पीक पे है तो पीक पे बिल्डिंग परमिट्स अपने हाईएस्ट पे होती है, बट वहाँ पे अगर बिल्डिंग परमिट्स में डिप आ रहा है, बिल्डिंग परमिट्स में डिप आ रहा है मतलब हाउसिंग सेक्टर में डिप आ रहा है, और हाउसिंग सेक्टर में डिप आएगा तो इट विल बी स्प्रेड टू एंटायर इकोनॉमी। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर हो गया, राइट। फिर ये है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन कोई स्टैटिस्टिकल फिगर नहीं है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन सर्वे से निकला जाता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे होते हैं, एक सर्वे होता है जिसमें हम कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को पता करते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स डजंट हैव टू डू विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर हैज़ और विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ अर्निंग ही हैज़ और एक्चुअल जॉब ही हैज़। अगर आपके पास जॉब है, पैसा है, सब कुछ है, बट यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस, अगर आपको लगता है कि आपका जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है, आपकी इकोनॉमी का फ्यूचर अनसर्टन है, तो आपके पास अच्छा जॉब होने के बावजूद यू विल बी स्पेंडिंग लेस। आप चले जाओ अभी श्रीलंका, आप चले जाओ अभी पाकिस्तान, और वहाँ किसी भी कंज्यूमर से पूछो, आस्क एनी पर्सन हु हैज़ अ जॉब। ऐसे व्यक्ति से मत पूछना जिसके पास जॉब नहीं है, ऐसे पर्सन से पूछना हु हैज़ द जॉब। ऑब्वियसली कुछ लोगों के पास तो जॉब होगा ही ना, सब थोड़ी अनएम्प्लॉयड होंगे, मास अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, बट देयर इज़ अ हैंडफुल ऑफ पीपल हु आर वर्किंग हु हैव द जॉब। उनसे जाके पूछो कि व्हाट दे मेक ऑफ देयर फ्यूचर, उनको इकोनॉमी को देख के क्या लगता है, उनका क्या भविष्य होगा गोइंग फॉरवर्ड, ये जो जॉब उनके पास है उसका क्या है। तो दे विल साउंड अनसर्टन कि हमको नहीं पता यार फ्यूचर में क्या होगा, कब तक जॉब है, पता नहीं इकोनॉमी कहाँ जाएगी, क्या होगा, वी नेवर नो। तो ऐसे में अगर जितना भी वो कमा रहे हैं उनसे पूछोगे क्या कर रहे हो, क्या करोगे इस पैसे का, बोले हम सेव करेंगे, विल सेव एज मच एज पॉसिबल बिकॉज हमको पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर इज़ अनसर्टन। बट व्हेन फ्यूचर इज़ सर्टन, जब आपका फ्यूचर सर्टन होता है तो फिर यू स्पेंड मोर, क्योंकि आपको पता होता है कि फ्यूचर में आपको अर्निंग मिलेगी, आप एक सैलरी रिसीव कर रहे हो एंड यू विल कीप रिसीविंग दैट अमाउंट एवरी मंथ। देयर इज़ नो थ्रेट टू योर जॉब, देयर इज़ नो थ्रेट टू योर एम्प्लॉयमेंट एंड यू विल बी एम्प्लॉयड for foreseeable future because economy is growing, producer profits are growing। तो फिर आप कमाते रहोगे तो फिर आप खर्चा भी ज़्यादा करते हो, ठीक है। तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक बनता है जो कि सर्वे से पता करते हैं कि कंज्यूमर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है इकोनॉमी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में अपटर्न आ रहा है, अपटिक आ रहा है, ट्रफ में एकदम बॉटम पे होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, एकदम रॉक बॉटम पे ट्रफ में, बट जैसे ही कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में अपटिक आ रहा है, मतलब कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या हो रही है, कॉन्फिडेंट हो रही है, और कंज्यूमर की साइकोलॉजी कॉन्फिडेंट हो रही है, तो दिस कॉन्फिडेंस इन कंज्यूमर साइकोलॉजी विल सून बी रिफ्लेक्टेड इन हिज बाइंग हैबिट्स। उससे उसकी बाइंग हैबिट्स बदलेंगी बहुत जल्दी, और जब उसकी बाइंग हैबिट्स बदलेंगी तो उससे फिर इकोनॉमी के फिगर्स जो है वो चेंज होने लग जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले उसका कॉन्फिडेंस चेंज होगा, फिर उसकी बिहेवियर में वो आएगा, राइट। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। फिर आता है एवरेज वीकली आवर्स मैन्युफैक्चरिंग। एवरेज वीकली आवर्स मतलब आप ऑन एन एवरेज लेबर से कितने घंटे हफ्ते में काम करा रहे हो। याद करो हमने पढ़ा था ट्रफ जब होता है, ट्रफ के बाद क्या होता है, ट्रफ के बाद जब थोड़ी सी भी रिकवरी आती है तो एकदम तो हायरिंग चालू नहीं हो जाती, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर फर्स्ट रिजॉर्ट टू ओवर टाइम, वो पहले लेबर से ओवर टाइम कराता है।
अब अगर वो लेबर से ओवर टाइम करा रहा है तो जो वीकली आवर्स का डेटा है ये बढ़ जाएगा। मतलब पहले मैं एक फैक्ट्री में काम करता था एंड आई यूज टू वर्क 6 आवर्स अ डे फॉर 6 डेज, तो मैं महीने हफ्ते में 36 घंटे ही काम करता था। अब एकदम से क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने मुझसे ज़्यादा काम कराना चालू कर दिया, थोड़ा पैसा भी ज़्यादा दे रहा है। उसने बोला कि 8 घंटे काम करना है, तो मैं 8 आवर्स अ डे फॉर 6 डेज अ वीक, तो 48 आवर्स काम कर रहा हूँ। तो वीकली आवर्स पहले 36 था, वीकली आवर्स 48 हो गए। इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर क्यों ओवर टाइम करा रहा है? अभी उसने एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं है नए लोगों को, बट पुरानों से ही ओवर टाइम करा रहा है। तो क्यों ओवर टाइम करा रहा है? बिकॉज प्रोड्यूसर सीज एन अपटिक इन द मार्केट, एन अपटर्न इन द इकोनॉमी, या अपटर्न इन एटलीस्ट हिज बिजनेस। तो ऐसे ही जब वीकली डेटा निकलता है तो एक वर्कर का थोड़ी निकलता है, एक फैक्ट्री का थोड़ी निकलता है, ओवरऑल इकोनॉमी का निकलता है। ऑन एन एवरेज एक वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है, एवरेज वीकली आवर्स। तो अगर ये एवरेज बढ़ रहा है मतलब मोर एंड मोर वर्कर्स आर वर्किंग मोर आवर्स इन अ वीक, तो ये क्या है, ये वापस लीडिंग इंडिकेटर हो गया। ठीक है, इट विल लीड टू इकोनॉमिक रिकवरी। वैसे ही इकोनॉमी पीक पे है तो वहाँ पे हम मैक्सिमम घंटे काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, शुरुआत में एकदम तो हमने वहाँ पे अगर इकोनॉमी टर्न होती है तो हमने ये पढ़ा था एकदम तो ले ऑफ चालू नहीं कर देता प्रोड्यूसर। वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले लोगों से थोड़ा कम टाइम काम कराएगा, पार्ट टाइम काम कराएगा, उनके वीकली आवर्स क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अगर एवरेज वीकली आवर्स कम हो रहा है, मतलब मैं स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, सर्विस सेक्टर की बात नहीं कर रहा, बैंकिंग आप बोलोगे सर बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, बैंक नहीं चल रही है तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए मत। अरे मैन्युफैक्चरिंग में तो ऐसा होता है ना, फ्लोर पे काम करने के लिए लेबर को बुलाते हो तो आप कम घंटे के लिए बुलाओगे। छोटी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग इंडस्ट्रीज, हम पूरी इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में छोटी इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा होती है जो डेली वेजेस पे लोगों से काम करवाती हैं। कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं डेली वेजेस पे काम कराती हैं, वो तो ऐसा कर ही सकते हैं ना कि आपको कम या फ्लोर कम घंटे के लिए चलेगा। कई फैक्ट्रीज़ में 2-2 3-3 शिफ्ट चलती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, डिमांड कम हो गई तो शिफ्ट कम कर दी, 3 से 2 ही शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो वीकली आवर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पीक पे हाईएस्ट है, उसके बाद कम होने लग जाएंगे, तो ये अर्ली साइन है कि इकोनॉमी क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। फिर मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर मतलब मैन्युफैक्चर जो है वो नया ऑर्डर दे रहा है। नया ऑर्डर किसके, नया ऑर्डर दे रहा है या तो रॉ मटेरियल के, या नया ऑर्डर दे रहा है किसके, मशीन्स के। ठीक है, इसका एक फिगर होता है जिसको बोलते हैं परचेसर मैनेजर्स इंडेक्स, PMI। ये हर महीने कैलकुलेट होता है। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये जापानीज़ ने निकाला था तरीका। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जापानीज़ मेथड है। इसमें सर्वे करके पता करते हैं कि कितना ऑर्डर दिया है रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड का, फिर उसको कंपेयर करते हैं पिछले महीने से। अगर ये परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स 50 से ज़्यादा आ रहा है मतलब देयर इज़ एक्सपांशन, एक मैनेजर ने पिछले हफ्ते से ज़्यादा खरीदा है, पिछले महीने से ज़्यादा खरीदा है इस महीने। और अगर ये 50 से कम आ रहा है तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन। और अगर ये 50 आया एग्जैक्टली तो फ्लैट है, उतनी परचेसिंग इस महीने में भी हुई जितनी परचेसिंग लास्ट मंथ हुई थी। तो मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर, उसने नए कितने ऑर्डर दिए हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरर ने ज़्यादा रॉ मटेरियल इन सब के ऑर्डर दिए हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री अगर ट्रफ पे था तो उसके पास इन्वेंट्री खूब थी, उसने प्रोडक्शन कम कर दिया था तो वो कम ऑर्डर देता था। लेकिन अब अगर वो ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब वो रिकवरी उसको दिखाई दे रही है, उसकी इन्वेंट्री लेवल कम हो रही है, अब उसने नए ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, तो ये अर्ली साइन है कि इकोनॉमी रिकवर हो रही है। वैसे ही जब पीक पे होता है तो पीक पे तो ऑलरेडी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स ज़्यादा होता है, बट अब उसकी इन्वेंट्री बिल्डअप होना चालू हो गई है क्योंकि उसका माल कम बिक रहा है, तो फिर वो कम ऑर्डर करेगा। वो देखेगा पिछले महीने का ही माल नहीं बिका तो इस महीने कम इन्वेंट्री ऑर्डर करेगा। और अभी तो हमको पता ही नहीं है कि माल कम बिका है, लेकिन जैसे उसने कम ऑर्डर करना चालू हो गया तो वो क्या है, वो अर्ली साइन है कि माल ज़रूर कम बिका होगा तभी उसने कम ऑर्डर दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसलिए लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स।